नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और एक्सेप्शनल टॉपिक की, जिसके बारे में आमतौर पर बातचीत बहुत कम की जाती है, और वो है प्राचीन भारत में गणराज्य व्यवस्था। प्राचीन भारत में गणराज्य व्यवस्था। आमतौर पे हम लोग ये बातचीत करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजतंत्रात्मक शासन ही मुख्य रूप से भारत में रहा है, और जब राजतंत्रात्मक शासन रहा है तो ऐसी स्थिति रही है जहाँ राजा निरंकुशता की स्थिति पर पहुँच गया, उसकी चरम अवस्था तक चला गया। और वर्तमान में जब हम लोकतंत्र को देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं थी। तो जब हम इतिहास को अब पुनः ये कहिए कि पुनः से इतिहास का जब अध्ययन किया जा रहा है तो वहाँ से ये निकल कर आता है कि कहीं लोकतंत्र जैसी कुछ, पूरी तरह से तो नहीं परंतु लोकतंत्र जैसी कुछ व्यवस्थाएं उस समय में भी प्राचीन भारतीय इतिहास में भी हमें देखने को मिल जाती हैं, और उस समय हम इसे गणराज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गणराज्य कहने से अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था का हम जिक्र करने वाले हैं वहाँ पर राजा जैसा संदर्भ हमें प्राप्त हो सकता है, परंतु ये राजा वंशानुगत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये वंशानुगत नहीं है, और जब वंशानुगत नहीं होगा राजा तो निश्चित रूप से उसकी जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। जब ये वंशानुगत नहीं है तो एक राजा की मृत्यु के बाद पुनः राजा किस तरह से बनेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो चयन है वो निर्वाचन के माध्यम से होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी प्राचीन भारतीय गणराज्यों में, और इसके साथ ही केवल राजा नहीं, राजा के जो अन्य साथी हैं वो भी जनप्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन में अपनी भूमिका को निभाएंगे, उसके साथ योगदान करेंगे। इस तरह की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। और सब जो राजा, छोटे छोटे क्षेत्र के जो राजा बनाए जाएंगे वो क्या करेंगे, वो अपने पास एक सेना रखेंगे, उनको राइट मिलेगा कि वो सेना रखेंगे, वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और जन कल्याण के कार्यों को संपादित करेंगे। तो इस तरह की जानकारियां हमें प्राचीन भारतीय इतिहास से प्राप्त होती हैं। और यदि हम ये कहें कि गणराज्य शब्द की प्राय प्राप्ति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो गण शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में 46 बार। ठीक है, और इसके अलावा अथर्ववेद में इसी शब्द के प्रयोग को यदि हम देखें तो 9 बार इसका प्रयोग वहाँ पर भी मिलता है। इसका मतलब इस तरह की कोई राजनीतिक संकल्पना उस समय है जो राजतंत्र से कुछ अलग है, और राजतंत्र में निरंकुशता के विरोध में या उसके ये कहिए कि एक तुलनात्मक समानांतर एक अन्य व्यवस्था वहाँ देखने को हमें मिल जाती है। इसी तरह से यदि हम बात करेंगे महाभारत में भी हमें कुछ इस तरह के संदर्भ प्राप्त होते हैं जहाँ पर 5 गणराज्य संघों की बात मिल जाती है। अंधक, वृष्णि, कुकुर, यादव, भोज, इस तरह के कुछ नाम, ये 5 नाम आपको वहाँ पर महाभारत में भी प्राप्त हो जाते हैं कि गणराज्य ही इस तरह के संघ उस समय अस्तित्व में रहे थे। इसके बाद हमने बात की थी महाजनपद काल में, और महाजनपद काल में जब हम गए तो वहाँ हमने ये जिक्र किया था कि 14 महाजनपद तो ऐसे हैं जो राजतंत्रात्मक हैं, और 2 ऐसे हैं जिनमें गणराज्य शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। और वो 2 कौन कौन से थे हमने बात की थी आपसे, एक वज्जी और दूसरा मल्ल। और वज्जी के अंतर्गत 8 गणराज्य थे, जबकि मल्ल जो था वो 2 गणराज्यों का संघ माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे, या जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं, तो वहाँ पर आपको वज्जी और मल्ल के अंतर्गत कुल मिलाकर 10 गणराज्यों का उल्लेख मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ व्यवस्था जो है वो वंशानुगत शासन के स्थान पर अब निर्वाचन पर निर्भर करती है और राजतंत्र की तरह राजा नहीं है। यहाँ राजा शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक नियंत्रणकर्ता, एक व्यक्तित्व जरूर है वहाँ पर, परंतु शासन की समस्त शक्तियाँ राजा के पास नहीं है। और ये जो शासन है वो सही रूप में संघ के माध्यम से या संघ के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस तरह का शासन संचालित होने वाला है। तो ये हमें जानकारी समाहित कर लेनी है। और इसके बारे में प्राचीन भारतीय गणराज्यों के बारे में दो विशेष योगदान आपको देखने को मिलेंगे। दो विशेषज्ञों ने इसके बारे में बहुत सारी बातचीत की है। एक तो है रीच डेविड्स। रीच डेविड्स जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बुद्धिस्ट इंडिया। बुद्धिस्ट इंडिया में इन्होंने संशोधनवादी भूमिका निभाते हुए साम्राज्यवादी शासन का विरोध करते हुए ये बताने की कोशिश की है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि भारत में गणराज्यीय शासन व्यवस्था पहले से स्थापित थी। लोकतंत्र जैसी संकल्पनाओं का मूल आधार आपको भारत में पहले भी देखने को मिल जाता है। तो रीच डेविड्स का नाम आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि जिन्होंने गणराज्य व्यवस्था के बारे में सबसे पहली ओपिनियन भारत के संदर्भ में दी। उसके अलावा हम बात करें केपी जायसवाल के बारे में। केपी जायसवाल साहब, डॉक्टर जायसवाल जो थे, काशी प्रसाद जायसवाल जी, उन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखा और हिंदू पॉलिटी के माध्यम से उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो गणराज्यीय शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक रही और एक बहुत लंबा दौर रहा जहाँ पे गणराज्य भारत में अस्तित्व में रहे। अर्थात राजतंत्र से लोग संतुष्ट नहीं थे कुछ क्षेत्रों में और वहाँ पर गणराज्य स्थापित हुए। और केपी जायसवाल जी ही ये मानते हैं कि यहाँ पर जो गणराज्यीय शासन की समाप्ति हुई वो मुख्य रूप से गुप्त काल में हुई। और जैसा कि हम समुद्रगुप्त के बारे में जब पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त ने अनेक गणराज्यों पर अपने अधिकार को स्थापित किया। इस तरह का वर्णन उसकी प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ पर इस गणराज्यीय व्यवस्था के समापन को जायसवाल जी ने स्वीकार किया है। तो केपी जायसवाल का मत है कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त का जो शासन था वहाँ से गणराज्य व्यवस्था पूर्णतः पतन की स्थिति में आ गई और फिर बड़े बड़े राजतंत्र आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर समाहित करनी है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस गणराज्य व्यवस्था के शासन के बारे में, किस तरह से शासन संचालित होता था, किस तरह से चुनाव की पद्धतियां थी, किन शब्दावली का हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लें इसे हम। सबसे पहले तो हम देखें कि एक संथा, एक शब्द हमें जो प्राप्त होता है गणराज्य व्यवस्था के बारे में जिसका अर्थ है संथा का अर्थ है संस्था। एक संस्था, जनप्रतिनिधि संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती थी उसे संथा कहा जाता था। इस संथा के लोग जहाँ पर बैठते थे या जहाँ से आप शासन को संचालित करते थे, मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, उसे संथागार कहा गया। और अपन इस बात को इस तरह से समझेंगे कि ये इनका कार्य स्थल है। आप वर्तमान से अगर इसकी तुलना करेंगे तो ये आपकी संस्था हो सकती है, संसद हो सकती है और ये संसद का कार्यस्थल है यहाँ। ठीक है। इसके बाद जो टर्म हमें देखने को मिलती है, इन जनप्रतिनिधियों की जो संस्था बनाई जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। और चुनाव के लिए जब लोग इकट्ठा होंगे तो सबसे पहले जो कार्य है वो किसका है, आसन प्रज्ञापक का है। आसन प्रज्ञापक जो है उन्हें उनके पदक्रम के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से आसन प्रदान करेगा। तो आसन प्रज्ञापक का काम हमको यहाँ पर जान लेना है कि उनको बैठने के लिए स्थान प्रदान करेगा उनकी योग्यता के अनुसार। उसके अलावा हम बात करें कि एक प्रस्तावक या प्रस्तोता आपको देखने को मिलेगा वहाँ, और ये क्या करेंगे, ये विभिन्न विषयों पर कानून निर्माण के संदर्भ में
प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। और हो सकता है चुनाव यदि नहीं हुए हैं तो प्रारंभिक तौर पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला होगा वो भी क्या कहलाएगा, प्रस्तोता या प्रस्तावक कहलाएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तोता या प्रस्तावक कौन होता था? जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता था किसी भी कानून के संदर्भ में, किसी भी सहमति के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि अनुश्रावण किया जाता था। अनुश्रावण का मतलब क्या है? अनुश्रावण का मतलब है कि जो भी प्रस्ताव रखा जाता था उसे 3 बार पढ़ा जाता था। और 3 बार इसलिए पढ़ा जाता था कि उसके संबंध में जो भी जटिलताएं हैं वो समाप्त हो जाएं, और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई मतभेद हो, किसी की कोई राय हो, मत हो, तो वो अच्छी तरह से समझकर उस पर अपना ऑब्जेक्शन डाल दे, बता दे, अपने विचार व्यक्त कर दे। तो इसे अनुश्रावण कहा गया। अनु माने होता है बाद में, बाद श्रावण या अनुश्रावण कह सकते हैं आप, इससे आपको आसान लगेगा। बार बार सुनना, 3 बार सुनने की प्रक्रिया होती थी। तो वो भी यहाँ पर आज के लोकतंत्र में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर हम संसदीय कानून की जब बात करते हैं तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में 3 वाचन आप लोगों ने सुने होंगे, उस तरह के 3 वाचन यहाँ पर भी होते थे। तो ये भी गणराज्य व्यवस्था में एक कॉमन सी बात आ गई। इसके अलावा प्रत्येक विषय पर मत डाले जाते थे और जिन्हें छंद कहा गया है। प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक प्रस्ताव पर मत डाले जाते थे और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, और उन मतों को वहाँ पर छंद शब्द से प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मत डाले जाते थे वो शलाकाओं के माध्यम से डाले जाते थे। शलाका क्या होती है? तीलियाँ, और तीलियों के माध्यम से विभिन्न रंगों की तीलियाँ जो थी वो वहाँ पर जो भी मीटिंग में बैठे होते थे उन सबको प्रदान की जाती थी, और किसी मत के समर्थन या विपक्ष में वो तीलियाँ उठाकर अपने मत को व्यक्त करते थे कि वो किसी मत के समर्थक हैं या उसके विरोधी हैं। तो शलाकाओं के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया का संपादन होता था। इन जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी शलाकाओं के माध्यम से होता था, और किसी भी कानून पर सहमति या असहमति की जो स्थिति है वो भी इन शलाकाओं के माध्यम से ही स्पष्ट की जाती थी, अर्थात तीलियों के माध्यम से स्पष्ट की जाती थी। ठीक है। और किसको मत कितने मिले हैं? तो मत को छंद के नाम से हम जान रहे हैं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्या था? यव्यु यासिकेन। यव्यु यासिकेन एक टर्म आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है। ये क्या है? इस पूरी प्रक्रिया को, जो कानून निर्माण की या जनप्रतिनिधियों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता था? उसे यव्यु यासिकेन के नाम से जाना जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतनी सारी प्रक्रिया है तो कहीं ना कहीं कानून की कोई पुस्तक होनी चाहिए, कोई ना कोई उसका बेस होना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं है कि सब जगह पर एक जैसी व्यवस्थाएं वहाँ लागू हो गई। तो यहाँ इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि पवेणी पोथक नाम से कानून की पुस्तक भी अस्तित्व में मानी गई है। पवेणी पोथक क्या थी? ये पोथी है, अर्थात क्या है? कानून की पुस्तक, जिसके माध्यम से ये सारी प्रक्रिया संपादित की जाती थी। तो ये भी टर्म आपको ध्यान रखनी है। यव्यु यासिकेन प्रक्रिया है और पवेणी पोथक वो पुस्तक है जिसके माध्यम से गणराज्य व्यवस्था का ये सारा का सारा जो कार्यभार है या ये जो व्यवस्था है ये संपादित की जाती थी इसके आधार पर। ठीक है। और इस सारी प्रक्रिया में गणपूरक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती थी। तो गणपूरक आप जानते हैं कि गणपूर्ति क्या होती है? कोरम होता है, एक निश्चित संख्या जिसके बाद ही किसी मीटिंग को आयोजित किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को संपादित किया जा सकता है। जैसे संसद की प्रक्रिया में 1/10 गणपूर्ति आज की तारीख में कि 1/10 सदस्य होंगे तो ही ये प्रक्रियाएं संपादित होंगी। तो गणपूरक जो होता था वो कोरम की व्यवस्था के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था। तो ये शब्द आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रक्रिया आपसे पूछी जाती है। तो जैसे मेंस में आपको लिखना होता है, किसी एग्जाम के रिटर्न में लिखना होता है, तो आप इस सारी प्रक्रिया को एक साथ भी समाहित करके लिख सकते हैं। तो संथा संस्था है, संथागार वो कार्यस्थल है, आसन प्रज्ञापक आसन प्रदान करेगा योग्यता के हिसाब से, प्रस्तोता प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला है, अनुश्रावण उसको बार बार वाचन किया जाएगा, 3 बार वाचन किया जाएगा, छंद क्या है? मत है, और मत हम किसके माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं? शलाकाओं के माध्यम से, तीलियों के माध्यम से। यव्यु यासिकेन ये पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा,
और पवेणी पोथक वो कानून की पुस्तक है जिसके आधार पर ये सारी प्रक्रिया संपादित की जाएगी। और गण पूरक क्या है, वो कोरम की व्यवस्था को देखेगा, अर्थात उस सभा में जितने मिनिमम पर्सन्स चाहिए उनकी पूर्ति के संबंध में जिम्मेदारी किसकी होगी, वो गण पूरक की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। ये तो हुआ इसका बेस, और इस बेस के साथ ही हम बात कर लेते हैं वज्जी और मल्ल जो थे उन महाजनपदों के अंतर्गत कौन कौन से गणराज्य थे, उनका नाम यहाँ पर हमसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उन सारों के नाम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, उसके बाद सुसुमार के मग्ग, इसको भग्ग भी लिख दिया जाता है। इसके बाद है अलकप के बुली, अलकप के बुली। फिर है केसपुत के कलाम, केसपुत के कलाम। इसके बाद रामगाम के या रामग्राम के कोलिये, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कुशीनगर के या कुशीनारा के मल्ल। फिर बात करें तो पावा के मल्ल, पावा के मल्ल आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखिए दोनों ही मल्ल हैं और ये मल्ल महाजनपद से संबंधित जो हम बात करते हैं कि मल्ल के अंतर्गत दो गणराज्य थे, वो यही थे, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। तो वो यहाँ पर आपको दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लेने हैं। और वैसे ही आसान रहने वाला है, क्योंकि कुशीनारा जो है वहाँ पर महात्मा बुद्ध के निर्वाण की बात की जाती है और पावा में महावीर स्वामी के निर्वाण की बात की जाती है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद पिपली वन के मौर्य, पिपली वन के मौर्य, और मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, और लास्ट है वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। तो ये 10 हमने बात की, 10 गणराज्य उस समय अस्तित्व में थे। और मैंने आपको बता दिया है कि मल्ल से संबंधित दो कौन कौन से हैं, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, और बाकी 8 जो हैं ये किस से संबंधित थे, तो ये वज्जी संघ या ये कहिए कि वज्जी महाजनपद से संबंधित थे। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, तो सबसे पहले तो आपको बताएं कपिलवस्तु की जो पहचान की गई है ये मुख्य रूप से नेपाल की तराई में पिपरहवा जो क्षेत्र है वहाँ से पहचान की जाती है। और आपको बताएं महात्मा बुद्ध का जो प्राचीनतम या बौद्ध धर्म का जो प्राचीनतम स्तूप है उसका प्राप्ति स्थल वो भी यही क्षेत्र है, कौन सा, पिपरहवा, ठीक है। तो कपिलवस्तु की पहचान यहाँ से की जाती है, कपिलवस्तु के शाक्य। और ये शाक्य अपनी रक्त शुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध बताए गए। और महत्वपूर्ण ये था कि इन शाक्यों से विवाह का प्रपोजल आया प्रसेनजित का। प्रसेनजित इनकी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। प्रसेनजित के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौशल के शासक थे। उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि हम शाक्य राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। शाक्य अपनी रक्त शुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, वो प्रसेनजित से अपनी कन्या का विवाह नहीं कराना चाहते। तो इन्होंने क्या किया, धोखे से एक दासी का विवाह करा दिया। किसके साथ, दासी पुत्री या दासी का विवाह करा दिया, किसके साथ, प्रसेनजित के साथ। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई, 2 संतान उत्पन्न हुई, कौन कौन सी, विडूडब और वाजीरा। और यदि आपको स्मृति में होगा तो हम वाजीरा के बारे में भी बात कर चुके हैं कि जब अजातशत्रु इन पर भारी पड़ गए प्रसेनजित पर, तो एक संधि हुई थी और उस संधि के बाद वाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कराया गया था। विडूडब जो जब शासक बने तो ये बहुत आक्रामक रहे और ये कहा जाता है कि इन्होंने शाक्यों का संहार शुरू कर दिया। इन्होंने शाक्यों का संहार शुरू कर दिया क्योंकि वो जो
पिता जिस बात से खिन्न थे कि एक दासी से विवाह करा दिया गया था और ये दासी पुत्र कहलाए विदूडब, तो वो शाक्यों के इस व्यवहार से बड़े नाखुश थे। और आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से जानना है कि इस विदूडब ने बहुत तबाही मचाते हुए बहुत सारे शाक्यों को यहाँ पर मृत्यु के घाट उतार दिया। और इसमें 7700 तक की संख्या प्राप्त होती है। 7700 शाक्यों को पराजित करने या मारने की घटना का यहाँ पर संदर्भ प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये विदूडब की घटना और ये शाक्यों का संदर्भ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद चलते हैं सुसुमार के मग्ग। इसके बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय हमको ध्यान नहीं रखना है। अलकप के बुली, केसफुद के कलाम। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण है कि आलार कलाम का नाम आपने सुना होगा। आलार कलाम कौन थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जिनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वो उनके प्रथम गुरु कौन कहलाते? आलार कलाम। और वो कौन थे? केसपुत के कलाम ही थे। इसके बाद रामग्राम के कोलिये की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है कि जो शाक्य हैं, कपिल वस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलिये, इनके मध्य एक नदी के जल को लेकर विवाद था और वो नदी थी रोहिणी। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। कपिल वस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद था। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुशीनारा के मल्ल में आपको बता दिया हमने कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जिक्र कर लेनी चाहिए। आपको बताएं, कुशीनारा में प्रारंभ में बुद्ध को महत्व नहीं दिया गया। बुद्ध से ये मानिए कि घृणा की जाती थी और यहाँ से एक आदेश प्रसारित किया गया था कि बुद्ध का यदि कोई स्वागत करता है तो उसे 500 कारशापण का दंड दिया जाएगा। 500 कारशापण का दंड दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी हमें किस गणराज्य से प्राप्त होती है? तो कुशीनारा से प्राप्त होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि बुद्ध का निर्वाण भी कहाँ पर हुआ? इसी कुशीनारा के अंदर बुद्ध का निर्वाण हुआ। तो ये भी आपको अटैच कर लेना है। पावा के मल्ल में हम ध्यान रखेंगे कि यह महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति या जिसे मृत्यु कहेंगे हम, वो हुआ। पिपली वन के मौर्य, पिपली वन के मौर्य जो हैं वो शाक्यों की एक शाखा माने जाते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी संदर्भ मिलता है कि यही मौर्य आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। पर फिलहाल हम इस बात को ये समझें कि उसके पर्याप्त प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम बात को 100% नहीं कर पाएंगे। पर पिपली वन के जो मौर्य थे वो शाक्यों की शाखा थे। ये पूछा जाता है कि शाक्यों की शाखा के रूप में कौन थे? तो पिपली वन के मौर्य थे। और ये इस विदूडब की आक्रांता परिस्थितियों की वजह से, विदूडब के ये कहिए क्रोध से बचने के लिए ये लोग हिमालय की क्षेत्र में चले गए। हिमालय के क्षेत्र में चले गए। कौन चले गए? पिपली वन के मौर्य चले गए। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि विदूडब के क्रोध से बचने के लिए शाक्यों की कौन सी शाखा जो थी वो हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई, तो वो थे पिपली वन के मौर्य। इसके अलावा मिथिला के विदेह और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली यदि मैं ये कहूँ कि गणराज्य कौन सा था, तो वो ये था। ठीक है। और इसके बारे में ये कहा जाता है सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वो वैशाली के लिच्छवी थे। और उसके अलावा इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके यहाँ पर 7707 राजा थे और उन राजाओं की एक समिति थी, या ये मानिए कि जो भी कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न होता था, कोई भी बातचीत की जाती थी, तो 7707 राजाओं का समेकित एक मीटिंग होती थी और उस मीटिंग के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। ये जानकारियाँ भी हमें भारतीय इतिहास में अब प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा का सारा संदर्भ गणराज्य व्यवस्था के बारे में हमें जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बुद्ध के समकालीन इन 10 गणराज्यों का अस्तित्व है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रह जाती है कि राजा है जरूर, परंतु राजा शक्तिशाली नहीं है और राजा नाम मात्र का है। उसके पास छोटे छोटे राजा हैं, उनके पास सेना है, वो निरंकुश स्थिति में नहीं है। और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो समाहित रूप से एक संघ के माध्यम से लिए जाते हैं।
ये सारी जानकारियाँ गणराज्य व्यवस्था के बारे में आपको समाहित कर लेनी है और बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है आपका ये, और आमतौर पर इस पर बात नहीं की जाती है आपको यहाँ पर, और इनको भी क्रमशः आप प्रयास करें कि याद कर लें, क्योंकि आमतौर पे पेपर में एग्ज़ाम में आपसे सुमेलित कराया जाता है कि मल्ल कहाँ के थे और बुली कहाँ के हैं, केसपुत के कलाम कहाँ से संबंधित हैं। तो इस तरह से आपसे सुमेलित कराता है, और इस तरह की स्थिति यदि आपके पास आती है तो बड़े आराम से हम उसको कवर कर सकते हैं जब इस सारी बातचीत को हम सुन लेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। इसे आप प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि ये अलग टॉपिक है और बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे RAS मेंस में हमने देखा है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, IAS में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, और बुद्ध के समय के गणराज्य व्यवस्था के बारे में नए संदर्भों में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप सुनने के बाद व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।